नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। जयपुर नगर निगम में कमीशन के खेल का खुलासा करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जमकर वाहवाही लूटी। इस मामले में पुरुषोत्तम जेसवानी नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी जिस जगह से हुई वो पहले से विवादों में थी। अब इस मामले में कर्ता धर्ता समझे जा रहे नगर निगम के पूर्व सीईओ लालचंद असवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना फिर सवाल खड़े करता है। अंदेशे के साथ सभी को आशंका है कि असवाल को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले सामने आए, लेकिन भ्रष्टाचार का दावा खत्म करने वाली प्रधानमंत्री की पार्टी बीजेपी की प्रदेश सरकार चुप है। इस मामले में खुद को व्हाइट कॉलर कहने वाली कांग्रेस कुछ नहीं बोलती और हर बार की तरह इस बार भी एसीबी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आता। मामले को परत दर परत समझने की कोशिश होगी आज खास मेहमानों के साथ। आज के इशू पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं जयपुर के डिप्टी मेयर मनीष पारीक जी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी और वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब। जो कानून की परवाह नहीं करे, जो हाईकोर्ट की प्रतियां फाड़ दे, जो साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी के आदेशों की पालना नहीं करे और जिसके चैम्बर में जाने के बाद आम व्यक्ति को ये लगे कि ये मेरी कोई इज्जत मेरे मोहल्ले में घर में थी भी कि नहीं थी, इस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाए। एक ऐसे अधिकारी का क्या एक ऐसे डिपार्टमेंट में रहना जो सीधे पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है, क्या उचित है? क्योंकि मैंने भी जितने मामले उठाए, ऑन डॉक्यूमेंट्स उठाए और मैंने उसकी शिकायत एसीएस को भी की, मैंने उसकी शिकायत एसीबी में की, मैंने उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाई। और अगर उसके बावजूद सीओ से उस बारे में पूछा नहीं जाए, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उच्च स्तर पे संरक्षण जो है वो मिला हुआ था। उसके बिना अधिकारी इस तरह की जो व्यवहार जो आम जनता से रोजमर्रा के दिनों में कर रहे हैं, आम जनता छोड़िए, जनप्रतिनिधियों से इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था कि आपको अगर कुछ काम कहना है तो मुख्यमंत्री से बात करो, मैं तो केवल मुख्यमंत्री जी के आदेश मानता हूँ। और इस चर्चा में हमारे साथ जयपुर नगर निगम के पार्षद संजीव जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मेयर जब खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, पूरा जिक्र करती है, आपकी पार्टी का एजेंडा है, प्रधानमंत्री जी लाल किले से ताल ठोककर जब भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करते हैं, तो क्या कारण है कि लालचंद असवाल पर आज तक एसीबी की ओर से हाथ नहीं डाला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उनका नाम है ही, एक बात। दूसरी बात, जो कार्रवाई हुई है वहाँ वो भी उनके निवास स्थान पर हुई है, इसलिए ये कहना कि उनको कोई शेल्टर मिला हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर शेल्टर ही होता तो ये कार्रवाई नहीं होती। अब इतने सालों से चल रहा है, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब ये जेसवानी को नहीं पकड़ा था। जब ये पहले से चल रहा है, सीओ के विषय पर बात आई है, हर बार महापौर महोदया ने आरोप लगाए लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाई, वो राइटिंग में देती रही, कागज उनके पास थे, फाइल उनके पास थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मामले में दरवाजे तक जाकर कार्रवाई हुई, दरवाजे के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हो पाई, एसीबी दाखिल नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं उसकी तो कोई वजह होगी? इस बारे में तो एसीबी के अधिकारी ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई मतलब चूक है कहीं पर, आप मानते हैं ये चूक है? एक मुलजिम बच के भाग जाए तो उसको भागते को पकड़े या अंदर से पकड़े या बाहर से पकड़े, ये तो उनका अपना ऑपरेशन होता है। उसके हिसाब से उन्होंने पूरा काम इसलिए कर दिया कि वो 15 लाख रुपए बरामद हो गए वहां पर। एक और सवाल, क्या एपीओ किया जाना आपको लगता है कि इतना ठीक है, काफी है? प्रारंभिक तौर पर तो यही ठीक है। ए.के. जैन साहब, आप बेहतर तरीके से कानून को समझते हैं। जिस एफआईआर का जिक्र आता है इस पूरे मामले में, उसमें साफ तौर पर लालचंद असवाल का नाम लिखा गया है। उसके बाद एपीओ की कार्रवाई, क्या एसीबी की तरफ से इतना काफी होता है कार्रवाई के नाम पर? देखिए, जो नगर निगम के मामले में जो कार्रवाई की गई है, यदि उसके बारे में कोई भी आदमी किसी भी राजनीतिक दल का हो, कांग्रेस का हो अथवा बीजेपी का हो, वो यह कहे कि उनके द्वारा एक भ्रष्ट नगर निगम के सीईओ को नहीं बचाया गया,
तो ये इससे बड़ा झूठ जयपुर की जनता के सामने नहीं हो सकता। मेरा सीधा आरोप है, कांग्रेस ने बहुत अपने पूरे शासनकाल में उनको बचाया है, अभी भी बचाया है, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी अभी तक वो बचे हुए हैं। अगर लालचंद असवाल का मामला देखें और इसी को कंपेयर करें हम अजमेर के एसपी राजेश मीणा के मामले से, अजमेर के एसपी राजेश मीणा के यहाँ भी रामदेव ठठेरा जो दलाल है, जो 1,65,000 रुपए लेकर गया था, उसके पास तो कोई फाइलें भी नहीं थी। बिल्कुल। एसपी के अंदर गया, एसपी के हाथ में पैसे नहीं पकड़ा, पैसे उसके पास थे, दोनों बैठ में बात कर रहे थे, और तब भी एसपी को न केवल गिरफ्तार किया गया, तुरंत सस्पेंड किया गया। और यहाँ कल ही हाई कोर्ट के अंदर 2 याचिकाएं दायर हुई है इस मामले में, और एक याचिका जिसकी जानकारी मुझे है, उस याचिका में स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं, याचिकाकर्ता ने सह शपथ स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि जो एसीबी ने कार्रवाई की, जो नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी है कि पैसे देने के बाद एसीबी कार्रवाई करती है, एसीबी ने घर के अंदर कार्रवाई की, और बाकायदा उस याचिका में नाम लिखा है कि एसीबी की डीजी मनोज भट्ट ने इंटरवेन करके रोका गया उस टाइम, क्योंकि अनुसंधान अधिकारी निश्चित तौर पर इस मामले में उनके एक रिश्तेदार के होटल का जिक्र आता है। ये हाईकोर्ट में याचिका में नाम प्रस्तुत हुआ है, और उसमें दस्तावेज लगाए गए हैं कि इससे 3 दिन पहले ही एसीबी के डीजी के ससुर को पूर्ण रूप से अवैध बना हुआ एक होटल को नियमित लालचंद असवाल ने किया गया था। ऐसे मामले में डीजी की वजह भी खुलकर सामने आ जाती है। एसीबी के डीजी है, उनको तो अपने आप को इस मामले से दूर रखना चाहिए। अगर मामूली से भी मामला हो गया, आप जो साथी पुलिस अधिकारी वो बताएंगे कि नॉर्मल मोटस ऑपरेंडी पुलिस का क्या होता है नॉर्मल, क्योंकि एक बंद गली के अंदर ये कहना कि हमने बाहर पकड़ा अपने आप में झूठ लगता है। ये एक बड़ा सवाल पूरी कार्रवाई पर खड़े कर देता है कि आखिर किस तरह से एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो दावे तो करती है, लेकिन वो कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंचती। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर प्रारंभिक तौर पर किसी की शिकायत मिलती है, लंबे समय तक उसकी पड़ताल चलती है, कार्रवाई से पहले हर चीज को पुख्ता किया जाता है, उसके बाद हाथ डाला जाता है, खासतौर पर जब कोई आईएएस अफसर है, आपको नहीं लगता कि इस मामले में एसीबी ने या तो जल्दबाजी की या कहीं कोई चूक की है? दरअसल में क्या है कि इसमें शुरुआत में प्रारंभिक जांच किस स्तर पे की गई है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिवादी कौन था। पहले तो परिवादी सामने आ गई। ये जो कार्रवाई की गई है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा खुद की इन्फॉर्मेशंस के आधार पे की गई है। तो ये कहना कि साहब एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोई चूक की है, इसमें मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि इसमें कोई परिवादी तो सामने था ही नहीं। ये एंटी करप्शन ब्यूरो की खुद की कार्रवाई है। अजमेर के मामले में भी कोई परिवादी नहीं था सर, परिवादी नहीं था, पर कोटा में भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। सत्यवीर सिंह एसपी थे कोटा के, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा किसी ने जाकर शिकायत नहीं की। एसीबी को शिकायतें मिली, लगातार महीनों तक फोन ट्रेस हुए, उसके बाद जाके कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मैं आपसे यही तो निवेदन कर रहा हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो खुद इसमें कार्रवाई कर रहा है। उसके ऊपर अगर वो प्रेशर में होता तो वो कार्रवाई शुरू नहीं करता। इस चीज़ को आप इस रूप में लीजिए ना, कार्रवाई तो उसने खुद ने शुरू की है। उसके पास कोई है, किसी कोर्ट का, किसी कंप्लेनेंट का कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसी राजनीतिक दल की मांग नहीं थी। उनको अगर किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की सूचना समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा, ये तो मानते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद ये तो मान लिया जाता है कि कमीशन का खेल था और नगर निगम में कमीशन चल रहा था। अगर पुरुषोत्तम जेसवानी कमीशन का पैसा लेकर कहीं जा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके दरवाजे पर उसको पकड़ा जाए, या दरवाजे में दाखिल होने के बाद जब उस पैसे की डिलीवरी हो तब वहां उसको रंगे हाथ पकड़ा जाए? अभी बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है एसीबी रंगे हाथ अभियान चला रही है राजस्थान में। अब इसमें अगर जो अनुसंधान अधिकारी है वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि उस मौके पे पुलिस अधिकारी के तौर पर आपका मोटा-मोटा नजरिया समझना चाहते हैं। मौके पे क्या परिस्थितियां रही, परंतु मैं ये मानता हूं कि अगर एक सक्सेसफुल ट्रैप करना था तो उसमें जो टेलीफोन के कन्वर्सेशन थे वो कम से कम 2, 4, 5, 7, 10 दिन तक के उसको टेप करना चाहिए था। टेप करने के बाद में फिर उस कार्रवाई को पुख्ता करने के लिए फिर उनको इस तरह का जाल बिछाना चाहिए था कि वो जिस टारगेट पे जा रहे थे उस टारगेट को अचीव करते। जी, ये एक बात सामने आई, यहां पर कमजोरी नजर आती। संजीव जी, लगातार हम देखते रहे हैं, मेयर के खिलाफ आप जब बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, भ्रष्टाचार के मामले आप बताते हैं, नगर निगम में आपका ये मुखर रुख रहता है। आपको नहीं लगता कि लालचंद असवाल के मामले में भी आप लोगों को इसी तरह से उतरकर सामने आना था?
नीचे से ऊपर तक आवाज बुलंद होनी चाहिए, नगर निगम पूरा बदनाम हो रहा है। जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई, हम मुखर होकर के ही सामने आए और हर चीज़ का विरोध हमने हर समय दर्ज कराया। पर आज ये कार्रवाई जो हुई है ट्रैपिंग की, उसके बाद में हमारी मेयर साहिबा जो खुलकर के सामने आ रही हैं, इनके समय पे भी इनके पति के ऊपर भी 10-10% का लेने का आरोप लगता रहा। आज ये शपथ पत्र भरवा रही हैं, उस टाइम पे इन्होंने शपथ पत्र क्यों नहीं भरवाया? क्योंकि इनकी मेरा सवाल है कि उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले? इसी तरह आप लोगों को भी सामने आकर बोलना चाहिए। सिर्फ साधारण सभा में बोलने से काम चल जाता है? नहीं, साधारण सभा के अलावा जब हम विपक्ष में थे, वहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की मेयर थी, तो हमारी आवाज को तो दबाया जाता था, जबकि मुखरता से सारे अखबारों ने हमारी बातें जो उठाई गई थी उनको छापा, पर उस पर कार्रवाई कोई भी नहीं हुई। सीओ के खिलाफ लड़ाइयां जारी रहती रही, इसलिए अधिकारी भ्रष्ट हो गए, जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया गया वहां पर। तो जनप्रतिनिधि जब नेग्लेक्ट हो जाता है तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहले ये चीजें सामने आ जाना चाहिए? उस पूरे मामले का अगर जिक्र किया जाए, एसीबी के पास लालचंद असवाल को लेकर 12 शिकायतें पहुंची। मनीष जी, मेरा ये सवाल है कि ये 12 शिकायतें अगर कहीं आ जाती है, एक डिप्टी मेयर के नाते आपको तो खुलकर सामने आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि निगम में आपकी बात ठीक से नहीं सुनी जा रही, सरकार के पास जाना चाहिए, सरकार नहीं सुन रही, तो मीडिया के सामने खुलकर बोलना चाहिए। अश्विनी जी, हमने एक ही काम नहीं किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि हमको क्रेडिट लेने का गेम नहीं करना था। जिस विषय की शिकायत जहां पर करनी थी हमने की थी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ। जब एक तरफ पूरी तरह से एरोगेंट होकर महापौर नगर निगम का भट्टा बैठा रही है, उस समय कम से कम मुझे तो डिसेंट और सीजनड होना था, ताकि नगर निगम की मशीनरी काम करे। अगर आप सबको चोर चोर कहते रहोगे तो इंजीनियर काम ही नहीं करेंगे, ठेकेदार ठेके ही नहीं लेंगे, अब वो सड़कें बंद हो जाएगी। तो बचपन से मैंने एक कहावत सुनी है कि जब कोयले की खान में जाते हैं तो कालिख लगी जाती है। तो नगर निगम की यह हालत आज आपको नहीं लगता कि ऐसी हालत हो गई है? नहीं, अब इस बारे में तो भगवान की कृपा है कि हम कालिक से बचे हुए हैं। एक बात, हमने अपने आचरण को शुद्ध रखा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अनायास ही किसी के बारे में अदरवाइज आरोप लगा दें और हमारा हॉबी हो जाए लेटर लिखना। आज आप देख रहे हैं महापौर जी की चिट्ठियां लिखने की हॉबी हो गई है। वो हर बात पे चिट्ठी लिखती है, हर सीओ को बदलना चाहती है, हर विषय को करना चाहती है। अब ऐसे में काम करना मुश्किल हो जाता है। और जब जनता के प्रति हम उत्तरदायी है, तो हमारा काम तो ये था कि वहाँ सड़क बने, नाली साफ हो, वहाँ पे पेड़ की छटाई हो जाए, गार्डन की मेंटेनेंस हो जाए, लाइट लग जाए। अब वहाँ पे ये ठेका गलत है। एक और दायित्व था नगर निगम को भ्रष्टाचार से बचाना। हमने पूरी बात करी है। आप देख सकते हो कि हमारी ईमानदार नियत पर सब लोगों को विश्वास है। जयपुर की जनता को ये भी कहने को मिला है कि ये अब सीजनड लोग हैं, अपना काम करते हैं और वहाँ जनता के साथ खड़े रहते हैं। और निश्चित तौर पर हमारा कोई रोल फाइलों को पास करने में, चेक पे साइन करने में, बिल को निकालने में होता ही नहीं है। तो इस बारे में वो ठीक से हो जाए, इसलिए ऑफिसर्स को परस्यू करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचारी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। चलिए, 12 शिकायतों का मामला सामने आ रहा है कि आखिर लालचंद असवाल के खिलाफ वो 12 शिकायतें क्या हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है एसीबी को लेकर। और साथ ही ये सवाल असवाल के साथ साथ एसीबी पर खड़ा होता है, क्योंकि 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और एपीओ किए जाने के बाद आईएएस लालचंद असवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। नगर निगम का मामला है, आपसे जुड़ी बातें हैं, बने रहिए। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार अब रूट लेवल तक हो गया और अगर रूट लेवल से भ्रष्टाचार को हटाया नहीं गया तो आने वाले समय में देश बिल्कुल ही गर्त में चला जाए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अधिनियम तंत्र चल रहा है वो ख़त्म हो सकता है। और जो प्रयास अभी सरकार ने किए हैं उसको और थोड़ा सा आगे उसको इम्प्लीमेंट करें आगे, फिर उसको इवैल्यूएट देखें, तो उसके बाद में भ्रष्टाचार डेफिनेटली ख़त्म हो सकता है। बिग फाइट में आज किसी मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े अफसरों को क्या राजनीतिक संरक्षण मिलता है। इस पे आपकी राय हमने जानना चाहा है। और वेबसाइट है firstindianews.com, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं।
इस वक्त एक कॉलर जुड़े हैं श्री गंगानगर से, अरुण सोनी जी हमारे साथ हैं। बताएं अरुण जी, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार। देखो, नमस्कार। एपीओ करना कोई पनिशमेंट नहीं है, और जहाँ तक बात है कि 15 लाख रुपए उनके घर के बाहर से पकड़े गए, तो वो एसीबी अगर मतलब कि उनकी इंटेंशन सही होती तो वो वेट कर सकते थे। दूसरा मेरा एक सवाल है कि क्या एसीबी को डर था कि हमने सिर्फ उसी अधिकारी पे कार्रवाई करनी है और कहीं आईएएस और आईपीएस लॉबी में कहीं संघर्ष ना छिड़ जाए? और जैन साहब बहुत वरिष्ठ बंदे मतलब अधिवक्ता हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मानते हैं कि लालचंद एसवाल जैसे भ्रष्ट अफसर को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या अब क्या करेंगे सर? आप बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, क्या सीवीसी में लेके जाएंगे या कोर्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को सजा दिलाएंगे? जैन साहब, जो मेरे मन में था वही इस कॉलर के मन में था, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। बिल्कुल सही कहा, संरक्षण नहीं था, खुला संरक्षण प्राप्त था। आपने एक हल्का शब्द का, मेरा साफ मानना है कि संरक्षण प्राप्त था। मैं आपको बताऊं कि अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि या तो जनता का प्रेशर और या नहीं तो न्यायालय में ही हमें जाना पड़ेगा, और न्यायालय में कुछ लोग गए भी हैं। ये बात अलग है कि अभिभाषकों की हड़ताल के कारण हम उनके साथ नहीं जा सके वहां पर, परंतु न्यायालय के अंदर का हाल भी मैं आपको बता दूं कि परसों एक पिटिशनर जो एसीडी कोर्ट है उसके अंदर ये पिटीशन लेके गया कि लालचंद एसवाल के मामले में सही जांच नहीं कर रही है, तो आप सही जांच करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली पिटीशन ले। पर गांव का आदमी था बेचारा, तो उस जज साहब ने उसकी पिटीशन तक लेने से मना कर दिया। अब उस आदमी की तरफ से उन्हें हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई है जिसमें ये सारी की सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह से एसीबी के सीनियर मनोज भट्ट अधिकारी इन्वॉल्व थे, किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 98 से 2003 के बीच में 7 एफआईआर इनकी बंद की थी और 41 पी बंद की थी। जो ये एक बड़ा खुलासा, देखिए आप समझ सकते हैं कि किस कदर से सवाल को निकाला जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा संजीव जी। बीपीसी की बैठक में एसीडीपी को ना बुलाना, बिना टाउन प्लानर की मंजूरी के नक्शे पास कर देना, ये रोज की बात थी। आपको नहीं लगता कि पार्षद को इस पर ऐतराज करना चाहिए? हमने तो बहुत ऐतराज करा था क्योंकि बीपीसी की समिति हमारी बीजेपी की एक जनप्रतिनिधि के रहते सीईओ अपनी मनमर्जी कैसे चला सकता है इस तरह के मामलों में? नहीं, वही मैं बता रहा हूं आपको कि बीपीसी की समिति हमारी थी, समुद्र सिंह जी चेयरमैन थे, पर पिछली सरकार ने एम्पावर कमेटी बना करके उसके अधिकार छीन लिए और सारे अधिकार अधिकारियों को ही दे दिए। पहले तो महापौर जी भी उसमें शामिल थी, तब तो वैसे नक्शे पास हुए। जब महापौर जी को नई सरकार बनने के बाद इनको भी वहां से हटा दिया गया, तो अधिकारियों द्वारा ही बिना कोई सूचना जारी किए बैक डेट में भी और फ्रंट डेट में भी नक्शे पास किए गए। और नक्शे पास करने में सबसे बड़ा चीज क्या है कि जनप्रतिनिधियों को तो दरकिनार कर दिया जाता है। हमारे डिप्टी मेयर हमारे साथ में बैठे हैं, आज तक कितने नक्शे पास करे इनको भी सूचित नहीं किया गया, न इनके पास कोई जानकारी है आज तक। मनीष जी, कल्चरल प्रोग्राम्स को लेकर कमेटी बनती है, दाल कटोरे पे इतना भव्य आयोजन हुआ, क्या सांस्कृतिक कमेटी से मंजूरी ली गई? सीईओ बिना परमिशन के इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकता है? नहीं, समिति को तो हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ये तो पक्की बात है कि अगर बिल पास होगा और उसके खर्चे की बात आएगी तो समिति में उस प्रस्ताव को पास होना पड़ेगा। पर चूंकि त्यौहार पास होता है, कमेटी की मीटिंग नहीं हुई होगी, इसके कारण ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कार्रवाई को अंजाम दे दें और उसके बारे में मौखिक सहमति उनसे ले लें, उसके बाद उससे साइन करा लें। ये तो टेक्निकल बात है। और मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर अगर जयपुर के विषय पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थी और उनको इस बारे में, सांस्कृतिक समिति के सदस्य भी वहाँ थे, तो इस बारे में उनको कोई आपत्ति नहीं। एसीबी के पास जो शिकायत पहुंची उसमें साफ तौर पर कहा गया कि सांस्कृतिक कमेटी को तो पता ही नहीं कि इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वो तो सामने आ ही जाएगा, अगर कागज पर साइन नहीं लेंगे तो वो तो उनके खिलाफ जाना ही। दूसरा, पट्टे बनाने का मामला, खासतौर पर 4 दीवारी में पुराने मकान है, उनके पट्टे बनाए गए, अनियमितता आप नहीं मानते उसमें थी, और इस दौरान ये काम ज्यादा हुआ जब असवाल निगम में पहुंचे। प्रशासन शहरों की ओर जो अभियान चला था उसमें पट्टे बनाए गए थे, उसके बाद पट्टे नहीं दिए गए, एक बात। दूसरी बात, जो बात आई थी उसमें सरकार से ये मार्गदर्शन लिया था कि जो अभियान के दौरान पट्टों की फाइल आ गई है और वो बीच में अधूरी रह गई है, उनके बारे में क्या करना है। तो उसमें जैसा संजीव जी बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का रोल नहीं था, बीपीसी का रोल नहीं था, और उसमें सीओ को ही एम्पावर कर रखा है कांग्रेस सरकार ने पहले से ही, तो वो सीओ ही करेंगे। आप ये देखेंगे, अचंभित होंगे कि 2500 गज तक के मकान के नक्शे को पास करने में बीपीसी का कोई रोल नहीं है। मुझे निश्चित तौर पर ये हैरत हो रही है जान के कि एक डिप्टी मेयर कितना लाचार इस सिस्टम में हो सकता है। उसकी हालत अभी देखने को मिल रही है कि सीईओ को पूरे अधिकार दे दिए गए और डिप्टी मेयर के पास बोलने का अधिकार तक नहीं। नहीं, बोलने का अधिकार है, हमने तो संघर्ष किया ही है
उनको भी बुलाया है, नोट शीट भी लिखी है और ये कहा है कि अगर इसमें जैसा बता रहे हैं पार्षद कि आपने पूरे अधिकारियों के साइन नहीं कराए हैं तो इसको मैं मंजूर नहीं होने दूंगा और इन लोगों को नक्शे नहीं मिल पाएंगे। ये सुन लेना आप, अगली बैठक जब आप करें तो पूरे अधिकारी रखें, ये उनको निर्देशित किया गया था और उसके बाद उन्होंने कोई बैठक नहीं की। राजेंद्र सिंह जी, इस तरह की जो शिकायतें एसीबी के पास बाद में एफआईआर दर्ज करने के बाद पहुंच रही है, आपको नहीं लगता कि इस मामले में लगातार जब शिकायतें हो रही है तो कम से कम असवाल को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए, उनको कम से कम रिमांड पर लेकर ये पूछताछ तो होनी चाहिए अब तो कम से कम? नहीं, जो पहले के मामले हैं, जो परिवाद हैं, उनमें सब में पूछताछ पहले ही कर चुके हैं और अभी जो ये नया मामला है इसमें चूँकि अभी तक ऐसी परिस्थितियाँ क्या रही है अनुसंधान अधिकारी के सामने कि वो कब उनको बुलाना उचित समझ रहे हैं, क्या एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और वो पूरी एविडेंसेस कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उनसे क्रॉस करेंगे सारी स्थिति का। अभी केवल एक आरोपी के कहने के ऊपर, अब इसमें क्या है कि कानून और न्याय दो सिद्धांत हैं न्याय के। न्याय का सिद्धांत सबसे बड़ा ये है कि अगर 99 दोषी छूट जाएं पर एक सही आदमी है वो गलत नहीं पकड़ा जाना चाहिए। लगातार न्याय का सिद्धांत। लगातार मैं अब उसमें एक चीज बताऊं आपको, अगर मान लो जयसवानी जी जो वहाँ के एक्सीएन या चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने जो भी कहा कि साहब उनका जो वर्जन है वो क्या वर्जन है रहा है, एक तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो वर्जन अगर अपने पास है तो अपन उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने क्या वर्जन दिया। जब उनके पास पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद एके जैन साहब इस पूरे मामले को देख रहे हैं, बेहतर बता पाएंगे कि ये दोनों बयान क्या थे और उसके बाद क्या प्रावधान पुलिस और एसीबी कर सकती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट इस मामले में एसीबी ने अपनी सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। इसमें जो कंप्लेनेंट, क्योंकि जब आप जानते हैं पुलिस में कि जब सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाती है तो कंप्लेनेंट भी एसीबी का अधिकारी बनता है, जो कि बजरंग सिंह इसमें बने जिन्होंने वहां पर जाकर पकड़ा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन्होंने ये कहना है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसंधान के बाद का मामला नहीं है, अनुसंधान से पहले जब पकड़ा गया जयसवानी को तो उसने ये कहा कि ये पैसे और ये फाइलें मैं लालचंद असवाल को देने के लिए लाया था। ये पुलिस अधिकारी के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है जो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है, अपने कानून और कायदे की बात की। ये अनुसंधान से पहले का स्टेटमेंट है जिसके आधार पर लालचंद असवाल को उसमें मुलजिम नंबर 2 120 में बनाया गया। प्रश्न है कि अगर यही बात है कि सारी एविडेंस के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है तो भाई सतवीर सिंह के साथ दूसरा व्यवहार क्यों किया गया, राजेश मीणा के साथ दूसरा व्यवहार क्यों किया गया, राजेश मीणा के साथ दूसरा व्यवहार क्यों किया गया, कानून सबके लिए एक है, फिर ऐसा क्यों उनके खिलाफ क्यों किया गया। इसी मामले में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेन एक्यूज के दरवाजे पर मेन एक्यूज को छोड़कर आप बाहर आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो ये सीधी सी बात ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सारा का सारा, क्योंकि 3 उदाहरण था जो इसी एसीबी की टीम ने 3 काम किए हैं। 3 अधिकारियों के खिलाफ कोई और तरीका है, चौथे अधिकारी के खिलाफ और तरीका है। तो जैन साहब एक मामला और समझना चाहूंगा, पीआरओ मोतीलाल वर्मा का एक मामला इस पूरे मामले में सामने आता है। जब असवाल की मनमर्जी की बात आती है, सीईओ उनको हटा देते हैं, उसके बाद कोर्ट के आदेश लेकर वो जब पहुंचते हैं तो कोर्ट के आदेश फाड़ दिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला गंभीर होता है? देखिए, जब आदमी को किसी तरह का संरक्षण मिला रहता है, पूर्ण संरक्षण मिला रहता है, तो वो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग जाता है। मैंने आपको एक बताया कि एक न्यायाधीश मोदी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट तक नहीं ली। एक दूसरा किस्सा मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जिसमें मैं उसमें पिटिशनर का वकील 2010 में हुआ था। 2003 में जब उनके विरुद्ध सारे मामले बंद कर दिए गए थे तो एक आदमी ने हाईकोर्ट को पिटिशन लिखी और हाईकोर्ट के जस्टिस केसोट ने उस पिटीशन को रिट मानते हुए लिखा है कि एक भ्रष्ट अधिकारी लालचंद असवाल को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा और उनको इस तरीके से बताया जब अशोक गहलोत सरकार ने उनको बचा लिया था। उस मामले में नोटिस जारी हुई और 7 साल तक फाइल ऑफिस हाईकोर्ट के अंदर दबी रही। 2010 में हमने जब इस मैटर को टेकअप किया और उसके बाद इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद 2 वर्ष हो चुके हैं, इसको हाईकोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व कर रखा। माननीय न्यायाधीश ने आज तक आदेश नहीं सुनाया। जब हमने कहा कि सरकार ने किस आधार पर इसमें रिफ्यूज कर दी, जब सारी एविडेंस थी तो सैंक्शन किस आधार पर रिफ्यूज कर दी, जिसमें शास्त्री नगर में एपेक्स हॉस्पिटल का जो एक मामला है, किसी एपेक्स या किसी एक अस्पताल को जमीन बेचने का मामला था जिसमें प्रूव्ड केस इनके विरुद्ध माना गया था। और भी कई तरह के इस तरह के 7 FIRs थी और 41 पी थी जो इसको बंद की गई थी। तो ये किसी में भी चर्चा के स्तर तक ये बात नहीं का मामला था जब ये नगर निगम में जो उस टाइम प्रशासक वो सीईओ नहीं होके कुछ और पद कहलाता था, वो उस समय ये थे सारे के सारे बातें। अब दूसरी बात
जी मैं आपसे जैसे एक समझना मिनट चाहूंगा। पारिक साहब जी। ने कहा कि सारी पावर कांग्रेस गवर्नमेंट ने दे दी, नो डाउट, रिकॉर्ड सीधा साफ बोल रहा है कि हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट ने लालचंद अग्रवाल को बताया, परंतु इस सरकार को आए तो 8 महीने हो चुके हैं, आदेश को बदला क्यों नहीं गया और आने के बाद दोबारा इस सीईओ को क्यों लगाया गया? तो इसका मतलब था कहीं ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को अपना तरीका बना रखा है और वैसे ही लोग और अग्रवाल उनको को कोई बताया भी है। और पार्टी उनको की पार्टी से सरकार हो कोई और मतलब नहीं संरक्षण होता, मिलता है। उनको अपने उससे मतलब होता है। क्या राजेंद्र सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या लगता है एसीबी की तरफ से आपको नहीं लगता कि चूक पर चूक होती गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि एसीबी की भूमिका है वो बड़ी संवेदनशील होती है। मौके पे क्या परिस्थितियां होती है वो निर्णय अनुसंधान अधिकारी को करना पड़ता है। हम यहाँ इस चर्चा में बैठ के कोई भी किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, पर एक किसी टास्क पे, किसी टारगेट पे जब एक आईओ जाता है तो उसको कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी इसमें जैन साहब ने एक बात कही कि साहब उसको घर के बाहर ही क्यों पकड़ा गया। अब उनको लगा होगा, अब इसमें दो बात है, अनुसंधान अधिकारी उसके घर तक गए तो ये कहना कि साहब उनके ऊपर दबाव था और इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो दबाव नहीं था। मेरा एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूं ना। मैं इस आदमी ने तो उस जो अनुसंधान अधिकारी नहीं था, जो ट्रैप ऑफिसर था। आप जानते हैं कि ट्रैप ऑफिसर और अनुसंधान अधिकारी दो अलग अलग मेरे आप बताऊं आपको, अनुसंधान अधिकारी और ट्रैप ऑफिसर दो अलग अलग एंटिटीज होती है एसीबी के केसेस में। वो मैं समझ आप गया, जो बात आपकी कर रहे हैं वो ट्रैप ऑफिसर की बात कर रहे हैं। की। ट्रैप ऑफिसर ट्रैप की कार्रवाई करने के बाद अपने कागज लिखता है। ट्रैप ऑफिसर ने अपनी कार्रवाई, बार बार आरोप ही है कि ट्रैप ऑफिसर ने ईमानदारी से अपना काम किया पर उसके बाद दबाव में उसको बदलाया गया है। अब और उसके बाद ये सारी ये बातें हाई कोर्ट में एलिगेशन लगे हैं। भाई ये नहीं कह रहा, सिर्फ यहाँ टेलीविजन पे बात नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट की दो पिटीशंस में बाकायदा ये आरोप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये तस्वीर तो सामने आ जाती है कि एसीबी ने ठीक से काम नहीं किया। शायद कुछ कहना चाह रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, ब्रेक हो जाएंगे। कि एक तो ये मैं समझता हूँ बड़ा बेबुनियाद सा आरोप है कि हम किसी अनुसंधान अधिकारी या ट्रैप ऑफिसर, जैसा आपने शब्द का इस्तेमाल किया, जो ट्रैप करने जा रहा है उसके ऊपर हम ये मान के चले कि उसके ऊपर कोई दबाव था। अगर दबाव होता तो मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ कि जो भी एंटी करप्शन की कार्रवाई होती है वो वहाँ के पुलिस महानिदेशक के नॉलेज के बिना होती ही नहीं, क्योंकि वो पूरे राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के इंचार्ज है। और जैसे अभी आरोप लगाए कि साहब डीजी साहब का खुद का इन्वॉल्वमेंट है, अगर उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट होता तो वो जाने ही नहीं देते, आईओ को कहते थे कि भाई वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो इतना बखेड़ा ही नहीं होता। मेरे को आप बताओ बखेड़ा कैसे होता फिर, जब डीजी की इच्छा के विरुद्ध डीजी का रोल तब आता है जब एफआईआर दर्ज करने की नौबत आती है। कोई राजस्थान में 25 से 40 ट्रैप्स रोज हो रहे हैं और 40 ट्रैप्स में डीजी, ये आप टेलीफोन रिकॉर्ड मिला के चेक कर सकते हैं कि उससे पहले डीजी से परमिशन नहीं ली जाती, हर ट्रैप से पहले। हर एक आपको जैन साहब, मैं एंटी करप्शन ब्यूरो की जो प्रक्रिया है 2 दर्जन से ज्यादा एंटी करप्शन के केसेस देख रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे इंचार्ज भी रहा हूँ और उस हिसाब से मैं आपको एक ये बात बता रहा हूँ कि कोई भी जो परिवादी आता है या कोई भी सूचना आती है या कोई भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो वहाँ के डीजी साहब की जानकारी में आए बिना उसमें कोई भी आगे मूवमेंट नहीं होता। यह आपकी हमारी चलिए जो भी है ये तस्वीर राजेंद्र सिंह जी बयान कर रहे हैं कि जैन साहब ने भी अपने तर्क रखे, लेकिन एक मामला जो है साफ तौर पर लगता है कि लालचंद अग्रवाल को बचाया जा रहा है। इसको बचाने के पीछे कौन है और क्या क्या और मामले ऐसे हैं जिनको लेकर अग्रवाल पर सवाल खड़े होते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटते हैं, बने रहिए। डेमोक्रेसी के अंदर भारत का आम नागरिक एक प्रकार के डर से भयभीत रहता है। इसको मिटाने के लिए देश में कानून सख्त होना चाहिए। दिल्ली पुलिस सभी के लिए जिम्मेदार है और उन्हीं के कारण ही करप्शन होता है। अगर पुलिस के अंदर सख्ताई हो तो करप्शन रुक सकता है और करप्शन को रोकने के लिए पुलिस की सख्ताई जरूरी है।